जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। फार्माकोइकोनॉमिक्स का टॉपिक हम जो है वो कवर कर रहे थे लास्ट टाइम और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सो इंट्रोडक्शन फार्माकोइकोनॉमिक्स का कुछ हम ऑलरेडी जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि फार्माकोइकोनॉमिक्स है क्या। फार्माकोइकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डील करते हैं और फिर नेक्स्ट हमने जो चीज़ कवर करनी है कि फार्माकोइकोनॉमिक्स के अंदर मॉडल्स आप जो है वो स्टडी करते हैं। हमारी डिफरेंट प्रोग्राम्स थेरेपीज़ इनकी कॉस्ट पहले फाइंड आउट की जाती है और कॉस्ट को कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कंपेयर किया जाता है और फिर हम इवैल्यूएशन जो है वो परफॉर्म करते हैं और फिर असेस करते हैं कि हमारा कौन सा थेरेपी कौन सी हमारी ड्रग लेट से फिजिबल है, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो इसी सिलसिले में हम प्रीवियसली कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने एफिकेसी, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया था कि जनरल टर्म्स में डिफरेंसेस क्या हैं। जब हम एफिकेसी की बात करते हैं तो एक आइडियल कंडीशन या क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारी ड्रग जो है उसका एक्शन क्या है। इफ़ेक्टिवनेस एक जनरल यूज़ के अंदर जब सोसाइटी के अंदर ड्रग मार्केटेड हो जाती है और एक ओवरऑल सोसाइटी के अंदर यूजेज स्टार्ट हो जाता है किसी भी मेडिसिन का, तब हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इसके ज़ुमरे में आ जाती है कि हम कितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक आउटकम को अचीव करने के लिए। ठीक है, सो ये हमने कुछ लास्ट टाइम चीज़ें डिस्कस की थी कि फार्माकोइकोनॉमिक्स के अंदर हमने करना क्या है। हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट मेडिकेशंस या प्रोग्राम या इंटरवेंशन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना है, आइडेंटिफाई करना है और मेजर करना है उन्हें कि कौन सी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन हमने करनी है कि कम से कम कॉस्ट जो है वो पेशेंट को पड़े। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करेंगे कि हमारी जो अल्टरनेटिव्स हैं इनमें से किसकी कॉस्ट कम है, किसका बेनिफिट ज़्यादा है। एंड कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, ये हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि हम फार्माकोइकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और हम स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम इवेलुएट कर सकें कि कौन सा जो थेरेपी आउटकम है, कौन सी हमारी अल्टरनेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा फिजिबल हैं, कौन सी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। एंड हम जो अफोर्डेबल ऑप्शन है वो पेशेंट को रेकमेंड करें। सही है, तो पेशेंट का एक्सेस राइट मेडिकेशन पर हो, राइट टाइम पर, राइट पेशेंट पे, लीस्ट कॉस्टली जो ड्रग है एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग हम पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब करें। सो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले आ जाता है कोई भी हम फार्माकोइकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी इवैल्यूएशन, कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, हम दो चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। नंबर वन कॉस्ट एंड नंबर टू कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉस्ट ड्रग की, थेरेपी की, हमारी सर्जरी की, कोई भी इंटरवेंशन, उसकी कॉस्ट क्या है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और कॉस्ट क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब फॉर एग्जांपल इस यहाँ आपके सामने डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिखे हुए हैं। हर पर्सपेक्टिव पर कॉस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की पर्सपेक्टिव की बात करें तो कॉस्ट क्या है। पेशेंट पर्सपेक्टिव, अगर पेशेंट की नज़रिए से आप देखें कि कॉस्ट क्या चीज़ है, तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट वही चीज़ है जो कि पेशेंट पे कर रहा है, जो डायरेक्ट पेशेंट की जेब से जो है वो खर्च हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही और पेशेंट खुद कवर कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड द पेशेंट पर्सपेक्टिव कॉस्ट। प्रोवाइडर पर्सपेक्टिव, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठे होते हैं या हॉस्पिटल्स हैं या फिर मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके बारे में भी प्रीवियसली डिस्कशन हुआ था। मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो कि पेशेंट और हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के दरमियान एक लियाजॉन जो है वो क्रिएट करती हैं
एक लिंक जो है वो क्रिएट करती हैं। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली दे सेट आउट द negotiations between the patients and the healthcare providers. So ये मेक श्योर करवाती हैं कि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किया जाए विद द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। सो ये नेगोशिएशन करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट्स। पेयर पेयर पर्सपेक्टिव में आ जाएगा हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं। पेयर पर्सपेक्टिव में हमारे पास आ जाएगा जो इंश्योरेंस कंपनीज पे कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इंश्योरेंस जो है वो जो फॉर एग्जांपल जुबली इंश्योरेंस है, AIG, डिफरेंट टाइप की पाकिस्तान में इंश्योरेंस जो है वो प्रेजेंट है। सो आपने कोई स्पेसिफिक जो है वो उनका प्लान जो है परचेज़ किया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो जो पे कर रही हैं, या फिर आपके कोई एम्प्लॉयर्स हैं, आप किसी इंडस्ट्री में किसी भी कम्युनिटी सेटअप में काम कर रहे हैं, सो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ख़ुद पे करते हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो कि पेयर पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है आपकी ट्रीटमेंट का जो है वो आपकी और आपकी फैमिली की ट्रीटमेंट जो है उसके लिए पे कर रही है। सो कॉस्ट अगर हम पेयर पर्सपेक्टिव या इंश्योरेंस कंपनीज या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कॉस्ट आ जाएगी इन दिस कैटेगरी। फिर सोसाइटी पर्सपेक्टिव में है कि सोसाइटी आपको किस तरीके से डील करती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि लेट्स से कोविड का जो है वो मरीज़ है, अब वो सोसाइटी उसको किस तरह डील करेगी। वो नहीं चाहेगी कि ये जो पेशेंट है ये रेगुलरली फ्रीली हर एक से मूव करे, बातचीत करे। वो एक आइसोलेशन का, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में उसको रखा जाएगा और किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। सो ये सोसाइटी जो है वो उसको किस तरीके से ट्रीट कर रही है। अगर पेशेंट जल्दी सही हो रहा है, बीमार जो है वो कम हो रहा है लोग, तो सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल ये इन्वायरमेंट है। सोसाइटी बेनिफिट करेगी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेनिफिट होगी। सो हमारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बेस पे हम डिफरेंट कॉस्ट जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कॉस्ट जो है, अगर कॉस्ट की वैसे ही अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की कॉस्ट है, जिसमें सबसे पहले देख सकते हैं डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली किसी भी थेरेपी को या इंटरवेंशन को या ड्रग को एडमिनिस्टर करने में, पेशेंट को देने में, या पेशेंट की डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है ये इन्वॉल्व है। इसके अंदर हर तरह की ड्रग्स आ जाती हैं, मेडिकल सप्लाइज़ यानी कि जो भी आपके एडिशनल इक्विपमेंट्स हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल की कॉस्ट है, या फिजिशियन की अपनी जो है वो फ़ीस है, ये सारी आपकी डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट के अंदर आ जाती है। सिमिलरली डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट के अंदर वो एडिशनल कॉस्ट है जो कि डायरेक्ट मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो ट्रांसपोर्ट उसको हम करवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल जा रहा है ऊबर करवा के। सो ये जो कॉस्ट है ये इसकी नॉन मेडिकल कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली पेशेंट के हेल्थ से जो है वो रिलेटिव है। इट आल्सो इंक्लूड्स एक्स्ट्रा ट्रिप्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अगर बार बार किसी वजह से भी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करवाने के लिए या फिर चेकअप करवाने के लिए अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विज़िट करना पड़ रहा है तो ये भी आपकी डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट है। फिर मोर और लेस आपकी फैमिली मेंबर्स अगर कोई आपके छोटे हैं या एल्डरली हैं तो उनको आप क्या कर रहे हैं कि उनकी केयर के लिए, फॉर एग्जांपल बच्चों को आप किसी चाइल्ड केयर या डे केयर सेंटर में छोड़ रहे हैं, दैट विल बी आल्सो रिलेटेड टू डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट, ठीक है। सो सिमिलरली स्पेशल डाइट्स कोई आपको इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, सो दीज आर ऑल ग्रुप्ड इन डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट। फिर आ जाती है हमारे पास इनडायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट। इनडायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट में हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि मॉर्बिडिटी कॉस्ट क्या होती है एंड मोर्टेलिटी कॉस्ट क्या होती है। मॉर्बिडिटी हमें पता है, इसका मतलब है कि द पीपल आर गेटिंग सिक, रेशियो ऑफ पीपल गेटिंग सिक। सो जब पीपल जो है वो एक
ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो बीमार हो रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब पेशेंट पीपल जो है वो सोसाइटी के अंदर ज़्यादा सिक हो रहे हैं, वो काम पे नहीं, अपने डेली वर्क जो है वो नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे दिहाड़ी पेशा जो लोग हैं वो जब जॉब पे नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो अर्निंग है वो भी बाय मीन्स ऑफ अर्निंग वो भी उनकी डिस्टर्ब होगी और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। सिमिलरली मोर्टेलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ जाए किसी भी डिजीज़ की वजह से, सो मोर्टेलिटी क्या करती है कि प्री मैच्योर डेथ जो है वो कॉज करवाती है। सो अगर डिजीज़ ना होता या डिजीज़ कंट्रोल हो जाता, मोर्टेलिटी रेट कम होता, तो पेशेंट की प्री मैच्योर डेथ ना होती और उसके नतीजे में एक वो सर्टेन लाइफ जो है ईयर्स अपने कंप्लीट करता। जब अपनी लाइफ ईयर्स कंप्लीट करता है तो अपने वो फैमिली को भी सपोर्ट करता है और अपनी सोसाइटी को भी वो बेनिफिशियल जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता। सो ये जो लॉस हो रहे हैं उसके ड्यू टू द प्रीमेच्योर डेथ, ये लॉस ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस जो इसके हैं, इट इज़ कॉल्ड द मोर्टेलिटी कॉस्ट। सिमिलरली एक है इंटेंजिबल कॉस्ट। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो कि आप किसी चीज़ को फिज़िकल जो है वो उसको आप टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इंटेंजिबल दीज इंक्लूड नॉन फाइनेंशियल आउटकम्स ऑफ डिजीज़। नॉन फाइनेंशियल आउटकम्स में आ जाएंगी जो भी सफरिंग है, जो भी पेशेंट की पेन है, इनकन्वीनियंस है, परेशानी है, एंग्जाइटी, ग्रीफ, ये सारी चीज़ें आपकी इंटेंजिबल कॉस्ट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से सुनना जो है वो ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द सेकंड इज़ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं। आपने एक अल्टरनेटिव को जो है वो सिलेक्ट किया है और एक को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। अब आपने जिसको सिलेक्ट नहीं किया, हो सकता है कि वो जो अल्टरनेटिव था उसके इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा होते। यानी कि हो सकता है कि आपने एक ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है और उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, और दूसरी ड्रग जो है वो उसकी कॉस्ट कम है, और हो सकता है कि दोनों का इफ़ेक्ट बराबर हो। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जेनेरिक ड्रग्स हमारे पास डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, कुछ जो है वो आपकी चीप है, लेकिन दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो सेम है। सेम सॉल्ट है, सिर्फ ब्रांड का फ़र्क है। हो सकता है कोई एक मल्टीनेशनल का ब्रांड है, कोई एक लोकल ब्रांड है। सो ड्यू टू द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट प्राइसेस जो है वो सेट की जाती हैं। सो ये भी हो सकता है कि दोनों का इफ़ेक्ट सेम है लेकिन दोनों की कॉस्ट जो है वो फ़र्क है। आपने एक एक्सपेंसिव मेडिसिन पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब कर दी है या डिस्पेंस कर दी है। सो अल्टरनेटिव भी आप कर सकते थे, पेशेंट को फ़ायदा भी हो जाता और उसको कॉस्ट भी कम पड़ती। सो ये अपॉर्चुनिटी थी एक जो आप अवेल कर सकते थे, लेकिन अवेल नहीं की तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ज़ुमरे में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास ड्रग्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में न्यू जो ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं उनका बेटर रिस्पॉन्स है एज़ कम्पेयर टू द नॉवल और ओल्ड ट्रेडिशनल जो हमारी मॉलिक्यूल्स हैं। सो जो नए हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो बेटर कंट्रोल ऑफ द शुगर लेवल्स जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन करती हैं, एंड ड्यू टू दिस आप पुरानी जो थेरेपीज़ हैं उनसे नई थेरेपीज़ को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो नई थेरेपीज़ जब आप ऐड करेंगे पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको पड़ेगी। जितना नया मॉलिक्यूल होगा, जितना उसका अच्छा इफ़ेक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा होगी। सो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कि पेशेंट के ऊपर पड़ रही है। लेट्स एग्जांपल इसकी ये भी ले सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा एक सिंगल मॉलिक्यूल से। सो कंट्रोल करने के लिए आपको फिर सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ट्रीटमेंट नहीं हो रही, आप एडिशनल जो है वो उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं ARBs या ACE इनहिबिटर्स या
ये आप बीटा ब्लॉकर जो है वो उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सो ये एडिशनल कॉस्ट जो है वो आपको पड़ रही है इन ऑर्डर टू अचीव एन एडिशनल यूनिट ऑफ इफ़ेक्ट, यानी आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम करना है, ज़्यादा कंट्रोल करना है उसको। सो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ रही है। दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी कोई भी एडिशनल इफ़ेक्ट को अचीव करने के लिए आप जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पेशेंट जो है वो पे कर रहा है, इट इज़ नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सो ये हमारे पास एक टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस इंटेंजिबल कॉस्ट। इंटेंजिबल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि हमारा ग्रीफ, सफरिंग, पेन, ये सारी चीज़ें हैं। हम इंटेंजिबल कॉस्ट को पेशेंट से सर्वे जो है वो फिल करवाएंगे और नंबर एक असाइन कर देंगे, ठीक है। पेन वैसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, सफरिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट जो है वो खुद अपने इसको नंबरिंग दे सकता है। फ्रॉम 0 to 1 एक परफॉर्मा आप फिल करवाएंगे, उस पर वो इसको नंबरिंग देगा और नंबरिंग जो है वो आप इसके अंदर टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट। मॉर्बिडिटी कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आ जाएगा मॉर्बिडिटी कॉस्ट प्लस मोर्टेलिटी कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट। सो एक चीज़ जो इसके अंदर हमने इवेल्युएट करनी है फार्माकोइकोनॉमिक्स के अंदर, वो तो है कॉस्ट। सेकंड चीज़ है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हैं किसी भी थेरेपी, किसी भी ड्रग टेकिंग का, किसी भी इंटरवेंशन, किसी भी सर्जरी का कोई आउटकम है, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम अगर आप नैरो लेवल पे जाके देखें, जैसे एग्जांपल अभी हमने डायबिटिक मेडिकेशंस की देखी। सो एक आउटकम ये हो सकता है कि कितनी रिडक्शन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ग्लूकोज हो रही है, या कितनी रिडक्शन ऑफ ऑफ मर्करी इन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो अचीव हो रही है। ये तो है अगर आप नैरो एक अल्टरनेटिव का एक पोर्शन, एक आउटकम जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप इसको एज अ होल पूरे ओवरऑल इफेक्ट देखें कि पेशेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है, पेशेंट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, डिज़ीज़ के अंदर कितनी रिडक्शन आ रही है, डिज़ीज़ की प्रेवलेंस कितनी कम हो रही है, ओवरऑल सोसाइटी के अंदर हेल्थ इंडेक्स कितना इम्प्रूव हो रहा है, तो एक ये भी आपका आउटकम जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। वैसे आउटकम्स जो हैं वो इस तरीके से ग्रुप किए जाते हैं। ये प्रीवियसली हमने पढ़ा भी था, एको मॉडल। E stands for economic outcomes, C stands for clinical outcomes and H stands for humanistic outcomes. So economic outcomes क्या हैं कि आपने डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंटेंजिबल कॉस्ट, इन सारी कॉस्ट को कंपेयर करना है विद द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो जितनी भी कॉस्ट है उसको कंपेयर करें उसके आउटकम के साथ, इट विल बी रिगार्डेड एज इकोनॉमिक आउटकम्स। सो इसके अंदर हम इकोनॉमिक आउटकम्स के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हम अल्टरनेटिव ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं या दो में से एक जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका इकोनॉमिकली फ़ायदा क्या है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। क्लिनिकल आउटकम्स में ऑब्वियसली बात है मेडिकल इवेंट्स आ जाएंगे, द रिज़ल्ट ऑफ द डिज़ीज़ और द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्लिनिकल आउटकम्स के अंदर हम ड्रग्स की सेफ्टी, सो आउटकम्स, सेफ्टी एंड एफिकेसी जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल आउटकम्स के अंदर। किसी भी ड्रग का या अल्टरनेटिव की सेफ्टी या एफिकेसी, उसके एंड पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी कंसिडर्ड इन क्लिनिकल आउटकम्स। तो मेडिकली क्या फ़ायदा हो रहा है किसी भी ड्रग का। ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स के अंदर हमारी चीज़ें आ जाएंगी कि पेशेंट का सोशल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल फंक्शन क्या है, ओवरऑल उसकी हेल्थ कैसी है, वेल बीइंग, लाइफ के बारे में उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल, उसकी वही बातें कि वो पेन, सफरिंग, इनकन्वीनियंस वो कितनी रिजॉल्व हो रही हैं, वो अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो सही परफॉर्म कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो सोशल फंक्शन के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं ये कि पेशेंट जो है वो अपनी डेली लाइफ में जो जो उसके नॉर्मल काम है, फिजियोलॉजिकल हैं, उसकी सोशल इंटरेक्शंस हैं, उसकी जॉब है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो किस तरीके से जो है वो गुजार रहा है, ठीक है। सो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दिस इज़ नोन एज ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स।
Positive outcomes, desired effect of the drug, therapy, intervention. Negative outcomes, it is called as adverse effect or toxicity of the drug. इंटरमीडिएट आउटकम वो है जो कि आपके दरमियान में, फॉर एग्जांपल आपने थेरेपी स्टार्ट की है, थेरेपी 1 महीने की थेरेपी है, सो 2 हफ्ते बाद 15 दिन के बाद आप चेक कर रहे हैं कि अच्छा पेशेंट के अंदर क्या आउटकम आ रही है। तो हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है लेट्स से कैंसर है किसी को, कितना परसेंट कैंसर सेल जो है वो ख़त्म हो गए हैं, कितना जो है वो पेशेंट के अंदर लेट्स से इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट हो गया है। दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट आउटकम्स। एंड फाइनल आउटकम ये है कि फाइनल आउटकम में हमने कोई भी ड्रग कोई भी हमारी डिजीज़ जो है उसके अंदर कितनी रिडक्शन आ रही है, उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट कितना कम हो रहा है, मॉर्बिडिटी रेट जो है वो कितना कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी कॉरोनरी रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है तो उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन कितने रिड्यूस हो रहे हैं। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल की कोई नई मेडिकेशन जो है वो प्रिपेयर की है तो हमारे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के लेवल जो हैं वो कितनी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल आउटकम। तो हमारे पास 2 चीज़ें हो गई, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इनको कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को हमने ये 4 जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इन कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस को नंबर 1 आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उनको पहले फाइंड आउट करना कि कौन कौन सी कॉस्ट हमारी जो है वो थेरेपी के साथ वो लिंक्ड है। नंबर 2 उसको मेजर करना, मेजर करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी न्यूमेरिकल टर्म्स में, उसको कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। सो नंबर 2 है मेजर। फिर आपने थर्ड में उसको वैल्यूएशन करनी है, उसको इवैल्यूएट करना है। इसकी इवैल्यूएशन में आप हो सकता है डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो यूज़ करें, स्टैट्स अप्लाई करें। एंड फिर फाइनली आपने कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है एटलीस्ट दो अल्टरनेटिव्स। 2 अल्टरनेटिव्स की जब बात करेंगे तो हम एग्जांपल जो है वो हमारी आ जाती है फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन मॉडल्स। और अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है और ख़ाली एक ड्रग है या कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि नई डिजीज़ है, पहली दफ़ा हो रही है, इट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। सो 2 हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इज़ देयर अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर अल्टरनेटिव्स। अगर हमारे पास कोई भी थेरेपी, कोई भी ड्रग, उसका अल्टरनेटिव भी है कोई, और 2 अल्टरनेटिव्स को आप कंपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है बोथ कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अल्टरनेटिव्स एग्जामिन्ड। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन अल्टरनेटिव्स की दोनों चीज़ें हम कंपेयर, आइडेंटिफाई, मेजर, इवैल्यूएट, कंपेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। सो हमने कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बोथ अल्टरनेटिव्स को एग्जामिन कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन के अंदर लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यस है then it will be called as full economic evaluation. On the other hand, partial economic evaluation के अंदर 2 चीज़ें, इन दोनों में से हो सकता है कोई एक हो, ठीक है। या तो हम सिर्फ कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन ड्रग, एक ही ड्रग है और उसको अल्टरनेटिव के साथ आप कंपेयर नहीं कर रहे, ठीक है। आप या तो कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन ड्रग जो है वो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, और किसी कंपैरिजन, कोई रेफरेंस ड्रग के साथ जो है वो आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। या फिर आप दोनों कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को कंपेयर तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ही ड्रग है, एक ही आपके पास थेरेपी है, उसका कोई अल्टरनेटिव जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। अगर अल्टरनेटिव भी 2 हैं एटलीस्ट, और उन दोनों अल्टरनेटिव के कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस दोनों को आप एग्जामिन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, ठीक है। सो फुल वर्सेस पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस जो है यहाँ आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है वो मेंशन्ड है कि फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन जो है उसके अंदर हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो आपके आउटकम्स हैं या इफ़ेक्ट है ड्रग का या हेल्थ इंटरवेंशन का, और उसको कंपेयर करते हैं
एक ड्रग के साथ जो कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होती है, और हम कहते हैं कंपैरेटर। सो फुल इकोनॉमिकल इवैल्यूएशन के अंदर कंपैरेटर ड्रग जो है वो लाजमी है, कंपैरिजन जो है अल्टरनेटिव के साथ वो लाजमी है। ठीक है। फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन therefore formally evaluate at least two alternative courses of action even when only looking at single health intervention policy। इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक ही इंटरवेंशन है। फॉर एग्जांपल एक कोई भी डिजीज़ है, उसकी एक ही थेरेपी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। उस थेरेपी के अंदर 2, 3, 4, 5 डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनमें से एटलीस्ट किसी 2 ड्रग्स को कंपेयर करें, उनके कोर्स ऑफ एक्शन को कंपेयर करें, उनकी कॉस्ट को कंपेयर करें, देन इट विल बी कॉल्ड एज फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। लेकिन अगर आप खाली एक ड्रग को करते हैं और उसकी कॉस्ट या कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेते हैं तो देन इट विल बी पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। कंपैरेटर क्यों यूज़ करते हैं? कंपैरेटर इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास एक बेस लाइन सिनेरियो आ सके, यानी कि आपके पास जो एक ड्रग है उसके इफ़ेक्ट को आप कंपेयर कर सकें किसी बेस लाइन ड्रग के साथ, या काउंटर फैक्चुअल सिनेरियो जो है वो आपके पास इससे अचीव हो सके। ठीक है। अच्छा, पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस क्या हैं? पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस के अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, यहाँ रिपीट दोबारा कर देता हूँ। दे ओनली एग्जामिन कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरवेंशन इंडिपेंडेंटली। ठीक है। या तो हमारे पास हमारे पास हम कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, 2 ड्रग्स की सिर्फ कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है। सो हमारे पास कोई भी इंटरवेंशन है, कोई भी थेरेपी है, उसके अंदर 2 ड्रग्स हैं, उन 2 ड्रग्स की सिर्फ या तो कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं या सिर्फ उसके आउटकम्स कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। सो ये भी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस। अगर आप बोथ कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस दोनों कंपेयर कर रहे हैं किसी भी इंटरवेंशन का, उसके अंदर आप सिर्फ सिंगल ड्रग को या सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर मैं इसको इस तरह मेंशन कर दूं कि जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के अंदर आइदर कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ 2 ड्रग्स अल्टरनेटिव्स, या तो एक ये हो जाएगा कि कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, आइदर कॉस्ट या कॉन्सिक्वेंसेस 2 ड्रग्स के या अल्टरनेटिव के जो है वो आपने कैलकुलेट कर दिए। ठीक है। या फिर अगर आपने कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस दोनों अगर आपने कैलकुलेट करने, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओनली 1 ड्रग स्लैश अल्टरनेटिव। ठीक है। सो या जब हम कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं तो पार्शियल के अंदर हम खाली एक ड्रग या एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। और हम इग्नोर करेंगे कंपैरेटर को, कंपैरेटर जो है वो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 2 ड्रग्स की या अल्टरनेटिव्स की चीज़ कंपेयर करना चाह रहे हैं तो पार्शियल में या तो आइदर उनकी कॉस्ट कंपेयर की जा सकती है, खाली अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस को हम चेक नहीं करेंगे, उसको हम फिक्स कर देंगे, हम कहेंगे कि दीज आर इक्विवेलेंट, और ख़ाली कॉस्ट जो है वो हम चेक कर लेंगे। अगर हमने खाली कॉन्सिक्वेंसेस फाइंड आउट करना है तो फिर कॉस्ट हम उसकी फिक्स कर लेंगे। ठीक है। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एंड फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस। ठीक है। अच्छा, सो ये आगे एक और डिफ्रेंसिएशन आपके सामने नज़र आ रहा है कि पार्शियल और हमारी फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के अंदर फ़र्क क्या है। ये आपको रीडिंग मटेरियल शेयर भी कर दिया गया, तो ये आपने इसको कंपैरिजन इसमें से देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपने जो है वो आंसर करने हैं।
ये वीडियो के नीचे आप जो है वो कमेंट के अंदर अपना ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और साथ अपना SAP ID जो है मेंशन करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपकी प्रेजेंस और आपकी अटेंडेंस जो भी है वो इस तरह मार्क हो जाएगी। सो पार्शियल एंड फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस के अंदर दो डिफरेंसेस जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं वो आपने ब्रीफली एक एक लाइन के अंदर जो है उसमें मेंशन करने हैं। दो डिफरेंसेस पार्शियल और फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के अंदर फ़र्क क्या है, और सेकंड क्वेश्चन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है एंड सेकंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है। ठीक है, अगर आपको रिवाइंड करके दोबारा देखना पड़ रहा है तो आप दोबारा देख के इसको आंसर कर सकते हैं नीचे। अच्छा, फार्माको इकोनॉमिक इवैल्यूएशन मॉडल्स। अब हमने जो टोटल हमारा लेक्चर का जो डोमेन है वो इन मॉडल्स की डिस्कशन है। इन मॉडल्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं और इनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर CCA या कॉस्ट कंसिक्वेंसेस एनालिसिस, इसका दूसरा नाम COA भी है, जिसको आप कॉस्ट आउटकम एनालिसिस कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम जो है वो आउटकम है। ठीक है, एंड सेकेंड वज इज कॉस्ट ऑफ इलनेस इवैल्यूएशन। सो व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस? ये जो एनालिसिस है इसके अंदर दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट भी कर रहे हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यहाँ कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन हम कोई भी कंपैरेटर ड्रग कंपैरिजन या फिर बेस लाइन जो है वो हमने वो कैलकुलेट नहीं की भी। सो कंपैरिजन ग्रुप कोई नहीं है हमारे पास, हम खाली कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंगल ड्रग या कोई भी ड्रग या कोई भी थेरेपी उसकी हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका नुकसान जो है वो ये है कि इट पुट्स अ ग्रेटेस्ट बर्डन ऑन द डिसीजन मेकर्स। अब डिसीजन मेकर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन क्यों पड़ रहा है? बिकॉज उनके पास कोई कंपैरिजन का ग्रुप नहीं है। जब कंपैरिजन का ग्रुप नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये ड्रग के फ़ायदे बेनिफिशियल हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ये लेस बेनिफिशियल हैं। ठीक है, सो एक तो इसका ये डिसएडवांटेज है। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, इसके अंदर तमाम कॉस्ट या आउटकम, जो कॉस्ट एंड आउटकम जो है किसी भी ड्रग थेरेपी की या इंटरवेंशन की, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप लिख लेते हैं। कॉस्ट में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं कौन कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉन मेडिकल, मेडिकल कॉस्ट, क्लिनिकल कॉस्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन्ड है कि हमारे पास कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, स्ट्रोक प्रिवेंशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, उसकी हम CC एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कॉस्ट आ जाएंगी, उसमें ड्रग की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि ड्रग आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। हॉस्पिटल की कॉस्ट आ जाएगी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल की अपने चार्जेस, वो वाली कॉस्ट आ जाएगी। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएंगी, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाएंगी, इमरजेंसी रूम की कॉस्ट आ जाएगी, स्पेशल मॉनिटरिंग अगर रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको एडमिनिस्टर करते हैं तो मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है, उसकी पेशेंट की लैब वैल्यूज़ जो है वो साथ साथ मॉनिटर करनी पड़ती हैं, तो मॉनिटरिंग की कॉस्ट। फिर उसकी वजह से नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ऑब्जर्व्ड, उसमें कितनी कमी आ रही है, दवाई या थेरेपी स्टार्ट करने के बाद जो है वो स्ट्रोक्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनको ऑब्ज़र्व करना, कैलकुलेट करना। उसकी वजह से, स्ट्रोक्स की वजह से डेथ्स कितनी हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको स्किल्ड पर्सन जो है रिक्वायर्ड होते हैं मॉनिटरिंग के लिए। मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लिनिकल और स्टेटिस्टिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और फाइनली हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो क्लिनिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब क्लिनिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी हमारी कॉस्ट में इजाफा करते हैं, क्योंकि उन्हें हमें ट्रीट करने के लिए एडिशनल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। सो CCA के अंदर हम हर तरह की कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ड्रग की जो है वो मेंशन कर रहे हैं, और उसको फिर हम कंपैरिजन जो है वो कर रहे हैं। हम ऑब्वियस सी बात है, जिस ड्रग की कॉस्ट और कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगी, कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव आउटकम ज़्यादा होंगे, तो हम उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मसला वही है कि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, सो डिसीजन मेकर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो क्रिएट हो जाता है। सेकेंड वजह
कॉस्ट ऑफ इलनेस। कॉस्ट ऑफ इलनेस जिसका दूसरा नाम है बर्डन ऑफ इलनेस इवैल्यूएशन। इसके अंदर हम सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी डिजीज़ के अंदर। जब डिजीज़ होती है किसी पॉपुलेशन के अंदर तो ओवरऑल कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है आप को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सो हमारे पास हो सकता है कोई भी डिज़ीज़ की एग्जांपल आप ले लें, कोविड ले लें, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम इन ड्रग को हम इन इसकी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। हर तरह की कॉस्ट जो है वो मेंशन कर लेंगे, फिर प्लान एक बनाएंगे और उस प्लान को जो है वो पेशेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर हम सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो इन तमाम कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स के दरमियान जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। असल जो इसका मकसद है कॉस्ट ऑफ इलनेस का, वो हमने पेशेंट को एक बेस लाइन एक डाटा प्रोवाइड करना है, यानी कि हम पेशेंट को बताएंगे कि भाई ये डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी पड़ती है। ज़्यादातर ये ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम ये इवैल्यूएशन जो है वो एनालिसिस करते हैं। ये बेस लाइन कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ये बड़ी ज़रूरी है। बेस लाइन कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इस वजह से ज़रूरी है बिकॉज़ हमने अगर कोई नई ट्रीटमेंट इस्तेमाल करनी है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इनिशियली इतनी कॉस्ट पड़ रही थी और नई ट्रीटमेंट जो है अगर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं सो उससे कॉस्ट में कितना इजाफा हो रहा है या उसमें कितनी कमी हो रही है। सो इनिशियली पेशेंट को आप आइडिया देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप ये कॉस्ट ऑफ इलनेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो ऑब्वियस बात है, जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो कॉस्ट की इंक्लूजन जो है क्राइटेरिया वो भी चेंज हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ इलनेस एक ओवरऑल कॉस्ट की पिक्चर दे रही है पेशेंट को कि जी आपकी इसकी ट्रीटमेंट, अगर कैंसर है तो कैंसर की कीमोथेरेपी या कितना अर्सा जो है उसका ट्रीटमेंट चलेगा और उसकी कितनी सक्सेस रेट है, सर्वाइवल रेट कितना है, उससे आपकी लाइफ की कितनी अच्छी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन इस कॉस्ट ऑफ इलनेस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइप का कैंसर है जो कि लेट से अगर 3 इयर्स के अंदर ये ट्रीट हो जाता है। सो अगर आप 3 इयर्स को अपने जहन में रखते हैं और पेशेंट को इसकी ट्रीटमेंट बताना शुरू करते हैं, सो जो उसकी कॉस्ट आएगी वो 3 इयर्स के हिसाब से कम आएगी। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 3 इयर्स के 5 इयर्स हो जाता है या 7 इयर्स हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी। सो इनिशियली आपने कितने टाइम ड्यूरेशन तक का एस्टिमेट लगाया है वो जो है ना उसकी कॉस्ट को जो है वो इफेक्ट करेगा और ये एक तरह का बायसनेस जो है वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो ये एक इसके लिमिटेशन भी हो सकती है कॉस्ट ऑफ इलनेस की कि ओवरऑल पिक्चर तो मिल सकती है लेकिन पिक्चर के साथ साथ जो है वो फॉल्स पिक्चर भी मिल सकती है। और फिर इसके अंदर हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। कंपैरिजन हम इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि हम एक ओवरऑल एक थेरेपी की जो है वो कॉस्ट का जो है वो एस्टिमेट पेशेंट को बता रहे हैं और बिकॉज इट इज़ पार्शियल इकोनॉमिक वैल्यूएशन तो इसके अंदर हम जो है वो कंपैरिजन किसी अल्टरनेटिव थेरेपी के साथ जो है वो नहीं कर पा रहे। सो दो अभी हमने पार्शियल इकोनॉमिक वैल्यूएशन पढ़ी है जो कि हमारा ये टॉपिक का लास्ट पोर्शन है, कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेज एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ इलनेस या बर्डन ऑफ इलनेस इवैल्यूएशन। आपने इन दोनों की एटलीस्ट 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने हैं। तो मैंने आपको जो प्रीवियस अभी डिस्कस किया है, सो इसके अंदर से 2 पॉइंट्स आपने क्रिटिकल पॉइंट्स, अब क्रिटिकल पॉइंट्स में वो चीज़ वो फैक्टर्स होंगे, वो उसके कोई मेन एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, वो कोई उसके मेन लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, या फिर आप एक ये कर लें कि एडवांटेजेस और लिमिटेशन का एक पॉइंट कर लें और एक पॉइंट आप कर लें कि इसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से आप इसको
इवेल्युएट करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं। सो हम फुल इकनॉमिक इवेल्युएशन इंशाल्लाह फिर क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, या अगर हम नेक्स्ट लेक्चर अगर ऑनलाइन में आपको लेक्चर लेना होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है इस तरह अपलोड कर दूँगा। क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नीचे ज़रूर कर दें ताकि मैं आपको प्रेजेंस और अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दूँ। एनी क्वेश्चंस हो तब भी आप नीचे क्वेश्चन में मुझसे कर लें, मुझसे आप पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।